आप कह किस तरह सकते हैं ये बात एक ऐसे मुल्क के बारे में, एक ऐसे रियासत के बारे में जिसने कत्ले आम किया है मुसलमानों का? क्या मैंने कहा जी सख्ती की ऐसी की तैसी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा जी। आप मत्था इसराइल के साथ लड़ा रहे हैं कि जी ये कहाँ तक जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता। इनके रास्ते में अगर कोई आता है तो उसको हटाया भी जा सकता है। ये रियासत, ये मुल्क नहीं माना जा सकता, चाहे जो मर्जी हो। आप चंद टकों की खातिर जब इधर से उधर होने की कोशिश करेंगे तो मजाक उड़ाया जाएगा आपका। अब करना क्या है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा हूं वो हमारे पिछले वीलॉग से कंसर्निंग है, और वो है जो हमने एक इंटरव्यू किया था उस शख्स का जिसको पिछले तकरीबन 24 घंटे में पाकिस्तानी अवाम ने जो कुछ उसको कहा है और जो कुछ हमारे उस इंटरव्यू के दौरान, इंटरव्यू के बाद अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो अपना फीडबैक दिया है, वो शख्स है नूर दाहिरी। और मेरे ख्याल में उसको सबक तो एक अच्छा खासा मिल गया है कि किसी पाकिस्तानी के हवाले से जब भी तुम सामने आओगे तो तुम्हें लग पता जाएगा कि तुम पाकिस्तान के और इजराइल के ताल्लुकात आपस में जोड़ने की कोशिश तो करो। खैर, अब बहुत से ऐसे चंद सवालात हैं जो उस इंटरव्यू से मुतल्लिक हैं, जो मुझे बाद में लोगों का फीडबैक आया, और कई सवालात, कई मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर, फोन्स, मुलाकातें बहुत सी हुई, और लोगों के कई सवाल थे। तो मैंने सोचा कि आम पाकिस्तानियों के भी ये बड़े सवाल होंगे, तो हम आपको उस हवाले से उन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश कर दें। उसमें सबसे बड़ा तो सवाल ये था कि आपने इसका इंटरव्यू क्यों किया। जारी बात है, ये सबसे पहला सवाल था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंडर बता देता हूं ताकि आपको पूरी बात समझ आ जाए कि ये इंटरव्यू क्यों कंडक्ट किया गया। उससे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये शख्स जो है नूर दाहिरी, ये कौन है और इसका बैकग्राउंड क्या है। हमने इसके ऊपर रिसर्च अपनी शुरू की, हमने अपनी पूरी टीम को इसके ऊपर लगाया, और हमारी टीम जो पाकिस्तान में भी मौजूद है और हमारी टीम जो इंग्लैंड के अंदर भी मौजूद है, यूके के अंदर। आपने नोट किया होगा मैंने कभी भी इजराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं की, इस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं की, क्योंकि मैं उन एंकर्स में से या उन जर्नलिस्ट में से नहीं हूँ जो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ इकट्ठे करने की खातिर जो है वो हवा में तीर मारते हैं, और उनका मकसद सिर्फ कुछ नहीं होता, ना उनके पास खबर होती है, ना उनके पास कोई बैकग्राउंडर होता है। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपके 10-15 मिनट लेना होता है, एंड दैट्स इट। मैं ये नहीं करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूं तो सॉलिड रिसर्च के साथ और जड़ तक पहुंच के आपके साथ बात करूं कि असल में शख्स ये है जो ये सारा फसाद फैला रहा है, और मैं भी आगे चल के आपको इसकी वजह भी बताऊंगा, ये इसका ऑपरेटिव है क्या, ये करना क्या चाह रहा है, मैं ये भी आपको बताता हूं। अच्छा, जब हमने अपनी रिसर्च की तो हमें पता लगा कि ये यूके में कहाँ पे रहता है। ये हमने डिटेल निकलवा ली इसकी कि ये रहता कहाँ पे। फिर हमने ये डिटेल निकलवाई कि इसकी वहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या हैं, ये किससे मिलता है, ये पाकिस्तानी कम्युनिटी में किस तरह इन होने की कोशिश करता है, जबकि वो इसको लिफ्ट नहीं कराते वहाँ पे। मुझे ये भी पता लगा ये वहाँ पे पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी रब्ता करने की कोशिश करता है, और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं किसी तरह मुझे ये ज़रा अपने सर्कल के अंदर ले आए। इसका मकसद ये था एक बात। फिर हमें पता लगा कि ये की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, उसके चीफ से भी मिल चुका है, और इसके साथ साथ जो इजराइल के जो टॉप सियासतदान हैं उनके साथ भी इसकी मुलाकातें हो चुकी हैं। ये इजराइल भी जा चुका है, ये तो हमें पता ही लग चुका था इस बात का। यूके के अंदर मुसलमान जितने वहाँ पे मौजूद हैं, जो पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं, वो इसको बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराते, ना इसकी कोई इज्जत है वहाँ पे। ये हमें डिटेल पता लगी एक बात। फिर उसके बाद हमें ये पता लगा कि दरअसल में ये करना क्या चाह रहा है, और अगर हम इससे रब्ता करेंगे तो क्या ये हमें इंटरव्यू देने के लिए राजी होगा या नहीं होगा। अब ये आगे मेरा एक अपना तज्जिया है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि पिछले चंद महीनों के अंदर, बल्कि चंद हफ्तों के अंदर, पाकिस्तान के अंदर चंद मखसूस एंकर्स की जानिब से, तज्जियाकारों की जानिब से एक प्रो इजराइल माहौल बनाने की कोशिश की गई है। और मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैं जरा इससे कोसों दूर भागने की कोशिश करता हूँ। सो खबर सिर्फ इतनी दूंगा आपको कि एक कोशिश की गई है कि एक प्रो इजराइल सेंटिमेंट, नैरेटिव, नजरिया, लॉबी वो बनाई जाए। उसके अंदर मुख्तलिफ किरदार हैं। आप अगर कैनवस उठा के देखेंगे ना तो आपको सारे किरदार आपको क्लियरली नजर आ जाएंगे कि ये गेम असल में खेल कौन कौन रहा है। और ये चीज़ सिर्फ एंकर्स तक महदूद नहीं है, तज्जियाकारों तक महदूद नहीं है,
इसमें कुछ और खिलाड़ी भी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। अब चक्कर ये था कि इससे बात किस तरह की जाए। मैं इसको बेनिफिट और डाउट देना चाह रहा था, क्योंकि किसी भी सहाफ़ी को जो है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ जो आपको चेहरे पे नजर आ रहा हो ना, सिर्फ उसको मत देखें, उसकी डेप्थ में जाएं, उसके बैकग्राउंड में जाएं, ट्रेल के पीछे जाएं। आपके पास सही कहानी जो है ना वो खुलना शुरू हो जाती है। तो मैं इसको चांस देना चाह रहा था कि ये अपने आप को एक दफ़ा एक्सप्लेन क्यों करे, क्योंकि पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान के हवाले से इसने बड़ी खबरें इस तरह की दी, जनाब पाकिस्तान का वफ्द उधर चला गया है और वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं और बड़ा प्रेशर है और पाकिस्तान मान जाएगा, पाकिस्तान इजराइल को एक्सेप्ट कर लेगा, इस तरह की इसने बड़ी बातें की। तो मैंने सोचा कि ठीक है, इसका इंटरव्यू करते हैं। एक तो इसको खुद भी शौक था, हमें पता लगा इसको खुद भी शौक है कि मुझसे कोई रब्ता करे या मैं किसी तरह पाकिस्तानी टेलीविजन के ऊपर आऊँ। तो ये तो मैंने सोच लिया कि इसको पाकिस्तानी टेलीविजन पर तो नहीं आने देना एक बात, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को जरूर पता होना चाहिए कि इस शख्स का बैकग्राउंड है क्या और दरअसल में करना क्या चाह रहा है। मैंने फिर इससे रब्ता किया और हमने पूरी एक प्लानिंग की और हमने प्लानिंग के अंदर अपना रिसर्च वर्क किया, जिसमें इसका बैकग्राउंड शामिल था, ये सारी चीज़ें शामिल थी। हमने इससे रब्ता किया और हमने इसको कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो जो उसकी चीखें आपने सुन भी ली होंगी, वो चीखें मार रहा, देखें मुझे इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू के लिए तो हम सबको बुलाते हैं, इंटरव्यू तो हम मुल्क के वज़ीर आज़म का भी करते हैं और हम सबको इसी तरह इनवाइट करते हैं। तो आपको भी उसी तरह इनवाइट किया गया, बिल्कुल, लेकिन चांस दिया जा रहा था। चांस का मकसद ये था कि हो सकता है वाकई इसके पास कोई इतनी ऐसे सबूत हैं या वाकई ऐसी कोई इसकी बात है जो दिल को लगेगी, तो मौका देना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप कंक्लूजन के ऊपर आ जाए। तो मैंने इससे रब्ता किया, इसने फ़ौरन उसने हम ही भर दिया, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मैं इंटरव्यू दूंगा, मैं आपको ज़रूर इंटरव्यू दूंगा। अच्छा, टाइम तय हो गया, डेट तय हो गई, लेकिन मैं सोचता रहा कि मुझे लगता है कि ये कहीं भाग ना जाए। लेकिन बहरहाल उसने कहा जी मैं इंटरव्यू दूंगा। इंटरव्यू हमने किया। अब मेरे इंटरव्यू के अगर आप उठा के देखें तो सबसे पहले मैंने उससे पूछा कि ये है कौन, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ताकि खुद ही अपने बारे में बता दे। हमें तो पता था, ये जो कुछ बता रहा था कि मुझे ऑलरेडी पता था कि ये अपनी जो डिटेल बता रहा है, लेकिन मुझे पता था कि ये फंसेगा कहाँ पे जाके। ये बेसिकली फंसेगा वहां पे जाके जब मैं इससे पूछूंगा कि ये बताएंगे जो आपने अपना इदारा बनाया हुआ है, इसके पैसे कौन दे रहा है। वो जिसे कहते हैं ना, आपने खुरे तक पहुंचना है ना, तो आप पैसे के हवाले से पूछ लें, पैसा जहां से आ रहा है वहां से आपको पता लग जाएगा कि जनाब ये ऑपरेशन हो किधर से रहा है। ज़हन में रखिएगा, मुसाद के चीफ से मुलाकातें हो चुकी हैं और इजराइल आना जाना रहा है। इसने खुद भी इंटरव्यू के अंदर कहा कि 2 दफ़ा मैं इजराइल जा चुका हूँ। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी काम के लिए इजराइल जाना ही पड़े, इजराइल के अपने भी ऑपरेटिव्स हर मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं, तो यूके के अंदर भी मौजूद होंगे। एनीवेज, अब वही हुआ कि जब मैंने उससे सवाल किया कि जनाब ये बताइए कि मनी ट्रेल क्या है, पैसे कौन दे रहा है, क्योंकि आप सिर्फ एक थिंक टैंक खोल के और कोई ज़रिया माश आपका है नहीं, ना आप कोई नौकरी करते हैं, ना आपका और कोई तरीक़ाकार है, ना आपका कोई कारोबार है, आप सिर्फ एक थिंक टैंक खोल के जो है वो रोज़ी रोटी चला रहे हैं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इतने आराम से नहीं होता। तो पैसे बताएं कहाँ से आ रहे हैं, पैसे का कोई जवाब। अच्छा, अब मैं ये समझ गया था कि बेसिकली वो जो पहले शक था कि ये इसके पास कोई जवाब नहीं होंगे अपने पैसों के हवाले से, वो बात दुरुस्त साबित हुई। उसके बाद इसने जब पाकिस्तान के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से जो बातें कहीं, और इसने कहा कि इजराइल जो है वो एक दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बस वो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। उसके बाद अब आप मुझे चाहे उसके बाद सहाफ़ी माने, आप उसके बाद मुझे एंकर माने, आप मुझे उसके बाद तज्जियाकार माने या ना माने, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जो कुछ मैंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के बलबूते पे कहा था कि आप कह किस तरह सकते हैं ये बात एक ऐसे मुल्क के बारे में, एक ऐसे रियासत के बारे में जिसने कत्ले आम किया है मुसलमानों का, जिसने उनको भूखा मारने की कोशिश की, उनका पानी तक रोका, उसने बच्चों तक को नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। और उसके बाद आप मेरे सामने इतनी हिम्मत करते हैं ये बात कहने की कि वो दहशतगर्द मुल्क नहीं है। मैं उसके बाद वो बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं जी आपने बड़ा उसके साथ सख्ती से, मुझे ये हाँ यकीन कीजिए कुछ लोगों के ये पैगाम दिया है, बहुत सख्ती से आप पेश आए। मैंने कहा जी सख्ती की ऐसी की तैसी, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं तो जो भी अगर यहां पे इजराइल की हिमायत क्रिएट करने की कोशिश करेगा, मैं आता हूं भी उसके ऊपर भी आ रहा हूं कि जी कौन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो उसको नहीं छोड़ूंगा। मैं तो बिल्कुल हर सूरत, आप मुझे उसके बाद जो मर्जी कहें,
मेरे जारी बात है, चंद लोगों ने मुझे ये पैगाम भी भिजवाए, जी आप मत्था इसराइल के साथ लड़ा रहे हैं और इनका कुछ पता नहीं होता ये कहाँ तक जा सकते हैं। ये मुझे कहा गया, ये कुछ दोस्तों ने ये पैगाम दिए कि जी ये कहाँ तक जा सकते हैं, आपको कुछ नहीं पता, इनके रास्ते में अगर कोई आता है तो उसको हटाया भी जा सकता है, तो आप बिला वजह पंगा ले। मैंने कहा जी हटाना है तो बेशक हटा दें, मेरा यही जवाब था। मैंने कहा जी हटाना है तो बेशक हटा दें। ये जो चीज़ जिस पर मैं आके खड़ा हो गया ना, अब इससे पीछे नहीं हटना, क्योंकि बहुत हो गया, बहुत हो गया। चंद ऐसी चीजें हैं मेरे मुल्क की, मेरे कौम की, जो उनकी पहचान है, उसमें इजराइल से नफरत, उसमें मसला कश्मीर, वो सरे फहरिस्त है, इससे पीछे नहीं हटने दूंगा, चाहे जो मर्जी कर ले। मुझे गालियां देनी है, मुझे बुरा भला कहना है, मुझे आपने वो उसने अपने उस इंटरव्यू के अंदर भी ये कहा कि जनाब अच्छा आप एक्सट्रीमिस्ट है। मैं कहा जी एक्सट्रीमिस्ट की ऐसी की तैसी, इसमें एक्सट्रीमिस्ट वाली बात ही कोई नहीं। मैंने आज तक जिंदगी में कभी बंदूक तक नहीं चलाई, आप हैरान हो गए सुन के, मैंने आज तक एक दफा बंदूक तक नहीं चलाई कभी। एक्सट्रीमिज्म की इसमें कहां से बात आ गई? मैं तो सिर्फ एक असल बुनियादी इंसानी असूल के ऊपर खड़ा हो रहा हूं कि ये रियासत, ये मुल्क नहीं माना जा सकता चाहे जो मर्जी हो जाए। अब आइए दूसरे पॉइंट के ऊपर, उसके इंटरव्यू से जो एक नया इंकशाफ मुझे हुआ है, अब वो मैं जरा आपके साथ शेयर करूं। ये जो कुछ कर रहा है उसका क्लेम यह है कि पाकिस्तान के अंदर उसके नेटवर्क फैले हुए हैं। उसके नेटवर्क कहां तक फैले हुए हैं और कहां तक फैले हो सकते हैं, जरा इसके ऊपर आ जाइए। ये जो सोच होती है ना, ये जो नजरिया होता है, इसको तब्दील करने के लिए आपको चंद मखसूस लोगों की जरूरत होती है। वो चंद मखसूस लोग कौन हो सकते हैं? उसमें चंद एंकर हजरात हो सकते हैं, उसमें सहाफ़ी हो सकते हैं जो अखबारों में लिखते हैं, उसमें सियासतदान हो सकते हैं, उसमें चंद उलमा कराम को भी टारगेट किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इनकी कोशिश होती है कि ये आपकी फौज के अंदर, आपके इंटेलिजेंस के इदारों के अंदर भी घुसने की कोशिश करें। अब मेरी ये बात गौर से सुनिएगा जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनकी कोशिश क्या होगी, और ये कर रहे हैं। आपको इसकी झलक नजर आएगी पिछले 1 महीने के अंदर। 1 महीने की बात कर रहा हूं, पिछले 1 महीने के अंदर ये जो एकदम नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ना, कि आइए मान लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है, उन्होंने भी तो मान लिया, उनकी ऐसी की तैसी, वो जो मर्जी करें। ये जो बार बार बनते हैं ना, जो इनके मसीहा बनने की कोशिश करते हैं, जनाब वो देखें, वो फलां मुसलमान मुल्क ने मान लिया, फलां मुसलमान मुल्क ने मान लिया। ओ भाई, वो अपने मुल्क में जो कुछ करते हैं आप भी करेंगे। उनके अंदर 10,000 किस्म की बीमारियां और गलतियां हैं। मैं अब एक्सप्लेन करना शुरू करूं तो हमारे बरादर मुस्लिम मुल्क है, मैं ज्यादा उनके बारे में बोलना नहीं चाहता, हम भी शुरू कर दें वो सब कुछ। आपकी फॉरेन पॉलिसीज इस तरह नहीं बनती। आपके चंद ऐसे फॉरेन पॉलिसी के ब्लॉक्स हैं जिसके ऊपर आप पिछले 70-75 साल से खड़े हैं कि नहीं, मैंने इससे टस से मस नहीं होना। आप चंद टकों की खातिर जब इधर से उधर होने की कोशिश करेंगे तो मजाक उड़ाया जाएगा आपका। इस्लाम का किला कहा जाता है इस मुल्क को, और आप चाहते हैं कि चंद टकों की खातिर उस किले की दीवार गिरा दी जाए। ये जो चंद एंकर हजरातों की, पिछले मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, मैंने देखा है इन्होंने इनकी जिस किस्म की जो एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रेस किया जाना चाहिए ये क्यों इस तरह की बोली बोलना शुरू हो गए। और बोली भी हैरानकुन तौर पे कि आज से चंद साल पहले कुछ और कहानियां चलती थी और अब एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। क्यों? हमें आपने इतना बिकावा समझा? यह सारा मकसद था इस शख्स को आप लोगों के सामने लाके बिठाने का। हवा में तीर नहीं फेंकता मैं, आपके सामने सबूत रखा है, आपके सामने उस शख्स को लाके आपको बेनकाब किया कि ये देखें, ये है इसका असल मकसद, ये करना क्या चाह रहा है। 10 साल हो चुके हैं उसको पाकिस्तान में आए हुए, पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान के सेंटिमेंट का कुछ नहीं पता। वो कमबख्त शख्स इजराइल के टेलीविजन पे बैठ के कहता है आप पाकिस्तान में जाएं, पाकिस्तान के लोगों से बात करें, इजराइल के लोगों को, उनके दिलों में मोहब्बत जागना शुरू हो गई। कौन सी मोहब्बत है? मुझे तो आज तक एक शख्स नहीं मिला पाकिस्तान के अंदर जो ये कहेगा कि मुझे इजराइल से मोहब्बत होना शुरू होगी। उनका बस नहीं चलता कि वो उसका झंडा लेके उसको आग लगा दें आपकी आंखों के सामने, और आप कहते हैं मोहब्बत जागना शुरू हो गई। ये होता है नैरेटिव बिल्डिंग करना, ये हो रही है, ये पूरी गेम है नैरेटिव बिल्डिंग की। बेनकाब होंगे आने वाले हफ्तों के अंदर, आप देखिएगा चंद सियासतदान भी बेनकाब होंगे, उलमाए कराम भी कुछ बेनकाब होंगे, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक गेम स्टार्ट हो गई है।
कल रात को एक ऐसे ही बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक रखते हैं, उनका मुझे फोन आया। उन्होंने मेरा वही वीलॉग देखा, वो इंटरव्यू देखा, और फोन करके जब फोन आया तो मैंने फोन सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं कुछ ज्यादा उनका फैन नहीं हूं। चले मैं ये लफ्ज इस्तेमाल कर लेता हूं, मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं है वो शख्स। तो मेरे प्रोड्यूसर साहब खड़े हुए थे, तो मैंने फोन उनको दिया, मैंने कहा आप बात करें, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। उन्होंने उससे बात की, तो उन्होंने जो पैगाम दिया वो यही था जिसका मुझे शक था, कि इजराइल को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और वो प्रोड्यूसर साहब मेरी शक्ल देख रहे थे और उनका अपना रंग उड़ रहा था कि क्या बात कर रहे हैं, ये एक मजहबी नाम है इस मुल्क का, वो ये बात कर रहे हैं कि जी इजराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। बल्कि कर लेना नहीं चाहिए, करना पड़ेगा, ये वो फरमा रहे थे। तो उन्होंने फोन होल्ड करके उन्होंने कहा जी आपने करनी बात। मैंने कहा मेरे मुंह से कुछ गलत निकल जाएगा, आप खुदा रहा की बात सुने और फोन बंद करें। उन्होंने कहा जी वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने नहीं मिलना। तो ये जनाब सब कुछ होने जा रहा है आगे आने वाले चंद हफ्तों के अंदर। ये एक बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है पिछले कम से कम 1 महीने से, तो मैं देख रहा हूं। अब करना क्या है जनाब? करना यह है कि मैंने तो पीछे नहीं हटना। मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं तो पीछे नहीं हटने लगा। जो इस इजराइल को मनवाने की कोशिश करेगा, उसको रिकग्नाइज करवाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से ताल्लुक क्यों ना रखता हो। मैं बहुत गुनहगार आदमी हूंगा, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े शायद गुनाह किए होंगे, मैं तौबा भी करता हूं और माफी भी मांगता हूं, लेकिन इस मामले के ऊपर मैंने नहीं पीछे हटना। जिसने जो करना चाहता है वो कर ले, मैंने इस मामले से पीछे नहीं हटना, क्योंकि यह है मेरे मुल्क और मेरी कौम की पहचान। तो मैं तो लग गया हूं आपके पीछे। अब आपसे जो हो सकता है आप कर लें। वीडियो में इसलिए भी ये रिकॉर्ड कराने का मकसद यह था कि ये मकसद अब हम सबको बिल्ड करना है। बहुत से लोगों के बहुत बहुत ज्यादा प्यार भरे फोन आए, मुबारकबाद के फोन आए। मेरी आप सबसे दरख्वास्त, यह मकसद हमने सबने मिलकर बिल्ड करना है और इससे पीछे नहीं हटना, चाहे जो मर्जी हो जाए। बहुत कोशिश होगी, लालच दिए जाएंगे, डराया जाएगा, परेशान किया जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो कर देगा, वो ये कर देगा, कुछ नहीं होगा। एक कौम बन के साथ खड़े हो, कुछ नहीं होगा। इनकी जरूरत नहीं है कि कुछ कर सके, बस एक होने की जरूरत है। और मैं जानता हूं कि इस मामले के ऊपर हम सब एक हैं। हम में से चंद होंगे वो जो इस किस्म का शर फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बात नहीं सुननी उनकी। बस ये छोटा सा पैगाम आप तक पहुंचाना जरूरी था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।